हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों हिंदी की कक्षा 8 की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। और हमारा आज का जो कौशल होगा वो होगा प्रस्तावना कौशल। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इतना ही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को हिंदी के प्रस्तावना कौशल की वीडियो चाहिए कक्षा 8 के लिए तो आप आराम से इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को। नीचे सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा लाइक करने में। और अगर ऐसी ही सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे, या फिर आप लोगों को लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके रखिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आराम से आप देख के उसको लिख सकें। ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा किसी भी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना की ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास के, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी पाठ्य योजना चाहिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर आप लोगों को वो पाठ्य योजना पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सबसे ऊपर, आपको जिस पेज पे बनाना होगा उस पेज पे आप सबसे ऊपर लिखेंगे सूक्ष्म पाठ्य योजना। उसके आगे संख्या लिख लीजिएगा, यानी कि अगर पाठ्य योजना के आगे आपकी पहली ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना है तो 1 लिख लीजिएगा, दूसरी है तो 2 लिख लीजिएगा। जो भी संख्या होगी उसको संख्या वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है। जो विद्यालय आपको अलॉट होगा, जिस विद्यालय में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, उस विद्यालय का नाम लिखना है। अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कक्षा हमारी है 8वीं आज की, वर्ग है विषय है हिंदी का, कालांश है द्वितीय, यानी कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो हमारा द्वितीय है, दूसरा पीरियड है। दिनांक, जो भी डेट होगा आप डेट डाल दीजिएगा, जिससे ये पता चलेगा, एग्जामिनर चेक करेगा जब फाइल आपकी, कि आपने किस डेट को कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं अवधि हमारी 7 मिनट लिखा हुआ है। 7 मिनट ये मानक अवधि है, जो सूक्ष्म शिक्षण की मानक अवधि मानी जाती है वो 7 मिनट मानी जाती है। कुछ लोग इसको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करते हैं, लेकिन जो मानक अवधि है वो 7 मिनट है। तो आप इसको जब आप पढ़ाएंगे सूक्ष्म शिक्षण अपना करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका समय ज़्यादा डिफरेंस ना हो इससे, या तो आपका 5-6 मिनट हो या फिर 8 से 9 मिनट या 10 मिनट तक हो। उससे ज़्यादा जाएगा तो आप एग्जामिनर की नज़रों में सही ये सूक्ष्म शिक्षण की प्रैक्टिस नहीं कही जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का जो कौशल है प्रस्तावना कौशल है, और हमारे प्रकरण का नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है फ्रेंड, जब आप श्यामपट पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, दिनांक, अवधि और कौशल, उसके बाद आपको प्रकरण लिखना है, लेकिन प्रकरण का नाम नहीं लिखना है। अभी आपको सिर्फ प्रकरण लिख के छोड़ देना है, क्योंकि प्रस्तावना कौशल है आपका, तो इसमें आपको प्रस्तावना के द्वारा अपना प्रकरण निकलवाना होता है। तो अगर पहले ही प्रकरण को लिख देंगे तो प्रस्तावना प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रकरण लिख के खाली स्थान छोड़ दीजिए। जब आप अपना प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे तब श्यामपट पे आप अपना प्रकरण का नाम लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रस्तावना कौशल के घटक का मतलब ये होता है कि आप जो आपको प्रस्तावना कौशल, आप सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं तो आपको सूक्ष्म शिक्षण करने का कुछ उद्देश्य होगा, क्यों आपसे सूक्ष्म शिक्षण कराया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं आपको। सभी कौशलों का जो घटक होता है अलग अलग थोड़ा थोड़ा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप जब प्रस्तावना प्रश्न अपना बनाएंगे तो उसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, यानी कि बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर ही आप प्रश्न बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कक्षा 8 के बच्चे हैं तो कक्षा 10 के लेवल का आप प्रश्न बनाएं। तो कक्षा 8 में बच्चे हैं तो कक्षा 7 पढ़ के गए हैं तो कक्षा 7 के लेवल का आप कोशिश करिए कि उनको कक्षा 7 में जितनी जानकारी उस लेवल का क्वेश्चन आप बनाइए, बच्चों से प्रश्न पूछिए। दूसरा है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उनके उद्देश्यों से संबंध, यानी कि जो आप प्रश्न बना रहे हैं उसका उस चैप्टर से संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चैप्टर कुछ कह रहा है दूसरा चीज़ आप कुछ दूसरे तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न अपना बना रहे हैं। ठीक है। तीसरा है विचारों, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, यानी कि जो प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता कहा जाता है, यानी कि आप पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा आपका, दूसरा प्रश्न अपना पहले प्रश्न के उत्तर से बनाएंगे। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे आप तीसरा प्रश्न बनाएंगे। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनाएंगे, यानी कि क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए प्रश्नों के क्रम में। चौथा है पाठ उद्देश्य से अप्रासंगिक कथन व प्रश्न, यानी कि जो पाठ का उद्देश्य है आपका उसी से प्रश्न होना चाहिए, अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे कोई मतलब कि वहाँ पे लगाव ही ना हो उस चैप्टर से। ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और पांचवा है पाठ में छात्रों की रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करने की क्षमता, यानी कि आप छात्राध्यापक हैं तो आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए जिससे छात्र जो हैं वो आपकी तरफ, आपके पढ़ाने की तरफ आकर्षित हो सकें। ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये 5 यहाँ पे घटक लिखे गए हैं। घटक और भी लिख सकते हैं आप, आपके कॉलेज के ऊपर ये डिपेंड करता है सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम चलेंगे सीधे अपने प्रस्तावना प्रश्न पे। यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, 3 कॉलम बना लीजिएगा। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। कभी कभी कॉलेज वाले आपके 2 कॉलम ही बनाने के लिए कहते हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। क्रम संख्या जो नंबरिंग है 1 2 3 4 वो छात्राध्यापक वाले कॉलम में ही प्रश्न के आगे लिख ली जाती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से है, 3 कॉलम का। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। क्रम संख्या में प्रश्नों की नंबरिंग करनी है, पहला प्रश्न होगा तो पहला कर लीजिए, दूसरा होगा तो दूसरा, इस तरीके से। छात्राध्यापक क्रियाएं में छात्राध्यापक जो है यानी कि आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा। आप बच्चों से जो प्रश्न पूछेंगे वो इसमें लिखा जाएगा और जो बच्चे उसका आंसर देंगे वो छात्र क्रिया वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम जो प्रश्न पूछा जाता है वो 5 से 6 प्रश्न आप पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो 3 से कम नहीं होना चाहिए और 5 से 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता मैं बता चुका हूँ। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है समाज में सुधार करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, तो बच्चा आंसर देगा समाज सुधारक। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा छात्रों भारत के कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए, तो बच्चे यहाँ पे जो भी उनको याद होगा समाज सुधारकों का नाम वो बता देंगे। समाज सुधारकों में सबसे पहले राजा राम मोहन राय का नाम आएगा ही, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी हैं, ऐसे कई आंसर आपको मिल सकते हैं। अब चार्ट आप बना के ले जाएंगे, चार्ट पे आप राजा राम मोहन राय जी की चित्र को अच्छे तरीके से बना के ले जाएंगे और आप जब तीसरा प्रश्न आप पूछेंगे तो चार्ट की तरफ, चित्र की तरफ संकेत करते हुए बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों या फिर छात्रों ये किसका चित्र है। तो बच्चे उसको, आप चार्ट में बनाए होंगे अच्छे तरीके से, तो बच्चे उसको पहचान जाएंगे कि चार्ट के बच्चे तो उतने छोटे भी नहीं हैं, तो बच्चे बोल देंगे राजा राम मोहन राय के चित्र का ये चित्र है। तो जैसे ही राजा राम मोहन राय के बारे में वो बोलेंगे, आप अपना अगला प्रश्न पूछ सकते हैं राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। तो बच्चे चिंतन करेंगे, आपके पूछे गए प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि आपकी क्लास में अगर 15-20 बच्चे हैं तो उसमें से आपका आंसर कोई न कोई बच्चा दे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आपके पूछे गए प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये प्रश्न, जब ज़्यादातर बच्चे क्लास के आपके पूछे गए प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएँ तो वो प्रश्न हो जाता है बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। तो जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देख लीजिए लिखा गया छात्रों आज हम राजा राम मोहन राय कहानी का अध्ययन करेंगे, या फिर आप बोलिए कि छात्रों आज मैं आप लोगों को राजा राम मोहन राय की कहानी का अध्ययन कराऊंगा। जैसे ही ये बोलेंगे आप श्यामपट पे आपने स्टार्टिंग में जो प्रकरण के सामने अभी अपना प्रकरण नहीं लिखा था वहाँ पे जाके आप प्रकरण का नाम लिख दीजिए राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे आपका प्रस्तावना कंप्लीट होता है इसी के साथ, और इसको टोटल करने में आपको 5 से 7 मिनट या फिर 8 मिनट या 10 मिनट तक मैक्सिमम लेना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 10 मिनट से ज़्यादा लेंगे तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। और ये जो यहाँ पे घटक हैं, कभी कभी किसी कॉलेज में यहाँ पे 2 कॉलम के आगे, छात्र क्रिया वाले कॉलम के आगे घटक का यूज कर लिया जाता है, अगला कॉलम घटक बना लिया जाता है। उसमें जो आप प्रश्न पूछेंगे उसमें किस घटक का प्रयोग किए हैं, जैसे पहले घटक का यानी पूर्व ज्ञान का प्रयोग किए हैं, पूर्व ज्ञान के संबंधित प्रश्न पूछे हैं तो उसके सामने घटक में 1 लिख दीजिए। जिस घटक का आप लगेगा कि उपयोग किया गया है घटक वाले कॉलम में उसी घटक को लिख देना है, बस इतना ही काम करना है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो के साथ आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।